क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो मध्य पूर्व की राजनीति, युद्ध और कूटनीति के हर बड़े घटनाक्रम में कहीं न कहीं मौजूद दिखाई देती है? एक ऐसी सैन्य शक्ति जो सिर्फ सेना नहीं बल्कि विचारधारा, राजनीति और वैश्विक प्रभाव का मिश्रण है। मेरा नाम है सुशांत और आज हम बात करेंगे इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की, जिसने 1979 से लेकर आज तक ईरान की सेना और राजनीतिक दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। साल था 1979 के ईरान की इस्लामी क्रांति का। इस क्रांति ने ईरान की राजशाही को खत्म करके इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की। क्रांति के नेता रुहुल्लाह खामनेई ने महसूस किया कि पुरानी सेना, जिसे पहले आर्टेस कहा जाता था, शाह के शासन से जुड़ी रही थी, इसलिए नई व्यवस्था की सुरक्षा के लिए एक अलग वैचारिक रूप से प्रतिबद्धित बल की जरूरत है। इसी उद्देश्य से IRGC का गठन किया गया था। IRGC को ईरान में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने, पारंपरिक सेना द्वारा तख्ता पलट को विफल करने और इस्लामिक क्रांति की वैचारिक विरासत को नुकसान पहुंचाने वाले विचलित आंदोलनों को कुचलने का दायित्व सौंपता है। यह सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह अली खामनेई और अयतुल्लाह अली खामनेई को जवाब दिया करते थे। 1980 से 1988 के बीच हुए ईरान-इराक वार ने IRGC को एक वैचारिक गुट से पूर्ण सैन्य शक्ति में बदल दिया। इस युद्ध में IRGC ने पारंपरिक सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और धीरे धीरे अपनी अलग थल, जल और वायु शाखाएं विकसित की। इसी दौर में इसकी मिसाइल क्षमता और युद्ध रणनीति मजबूत हुई। कुर्द फोर्स और क्षेत्रीय प्रभाव IRGC की सबसे चर्चित शाखा है। कुर्द फोर्स यह इकाई विदेशों में ईरान के राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने में काम करती है। इसी के जरिए ईरान ने क्षेत्रीय समूह को समर्थन दिया, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हुतीज विद्रोहियों जैसे समूहों के माध्यम से IRGC ने सीधे युद्ध में उतरे बिना अपना प्रभाव कायम रखा। IRGC को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, सऊदी अरब, सूडान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, जबकि कुर्द फोर्स को अर्जेंटीना के द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है। IRGC और यूनाइटेड स्टेट के बीच तनाव लंबे समय से जारी है। जनवरी 2020 अमेरिकी ड्रोन हमले में कुर्द फोर्स के प्रमुख कासिम सुलेमानी की बगदाद में मृत्यु ने दोनों देशों के संबंधों को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। वहीं इजराइल के साथ भी IRGC का टकराव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों में दिखाई देता है। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार अपने क्षेत्र में इजराइल की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे, जिसे व्यापक रूप से IRGC की कार्रवाई माना गया। यह घटना रीजनल टेंशन में बड़ा मोड़ साबित हुआ। IRGC की रणनीति पारंपरिक युद्ध से अलग मानी जाती है। मिसाइल और ड्रोन क्षमता, साइबर ऑपरेशन, समुद्री मार्ग, खास करके होर्मुज स्ट्रेट में पॉलिटिकल प्रेजेंस और प्रॉक्सी नेटवर्क, इन सब के माध्यम से यह ईरान की रक्षा रणनीति का अहम स्तंभ बन चुका है। आज IRGC सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव रखने वाला, आर्थिक परियोजनाओं में भागीदारी करने वाला और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला संगठन है। इसलिए मध्य पूर्व की किसी भी बड़ी घटना को समझने के लिए IRGC की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सवाल अब यह भी आता है कि क्या IRGC केवल एक सैन्य बल है या फिर वह विचारधारा, शक्ति या रणनीति का ऐसा मिश्रण है जिसने पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा ही बदल दी। फिलहाल इतना ही। बाकी नई और सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड न्यूज़।